31 मार्च 1970 टोक्यो के हनेडा एयरपोर्ट पर सुबह का वक्त था और हर रोज की तरह रनवे पर विमानों की आवाजाही जारी थी। कुछ प्लेन लैंड कर रहे थे तो कुछ उड़ान भरने की तैयारी में थे। इसी गहमा गहमी के बीच जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 351 जापान के ही एक शहर फुकुओका के लिए उड़ान भरने को रनवे पर तैयार खड़ी थी। ये एक बोइंग 727 प्लेन था जिसमें 122 पैसेंजर्स और 7 क्रू मेंबर्स को मिलाकर कुल 129 लोग सवार थे। प्लेन में टूरिस्ट, बिजनेसमैन, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और डॉक्टर समेत हर तरह के लोग मौजूद थे। यानी अलग अलग जिंदगियां, अलग अलग कहानियां एक ही सफर पर सवार थी। इनमें पेप्सी कोला जापान के सीनियर एग्जीक्यूटिव हर्बर्ट ब्रिल और न्यूयॉर्क के रोमन कैथोलिक प्रीस्ट फादर डेनियल मैकडोनाल्ड जैसे कुछ नामचीन लोग भी सवार थे। प्लेन की कमान कैप्टन शिंजी इशिदा के हाथों में थी। ठीक सुबह 7:33 पर फाइनल क्लियरेंस के बाद फ्लाइट 351 रनवे पर धूल उड़ाते हुए टेक ऑफ कर जाती है और कुछ ही देर बाद प्लेन हवा से बातें करने लगता है। सब कुछ बिल्कुल रूटीन के हिसाब से चल रहा था। माहौल सामान्य था और चेहरे शांत थे, लेकिन आने वाले खतरों की किसी को भनक तक नहीं थी। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में ये उड़ान जापान के एविएशन हिस्ट्री की पहली और सबसे शॉकिंग हाईजैकिंग में बदलने वाली है। टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद फ्लाइट 351 क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंच जाती है, जहां बाहर सिर्फ रुई जैसे सफेद बादलों का समंदर नजर आ रहा था। विमान के भीतर सीट बेल्ट का साइन ऑफ होता है और पैसेंजर्स अपनी सीटों पर रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं। कोई बातें करने में व्यस्त था, कोई अखबार के पन्ने पलट रहा था तो कोई खिड़की से बाहर कुदरत के खूबसूरत नजारों को निहार रहा था। कैबिन क्रू भी अपनी रूटीन सर्विस की ट्रॉली सजाने लगता है। चारों तरफ शांति का माहौल था, जैसे सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो। लेकिन जैसे ही प्लेन जापान के सबसे ऊंचे और वोल्केनिक माउंटेन माउंट फूजी के ऊपर पहुंचता है, अचानक माहौल बदल जाता है। अचानक कैबिन की उस खामोशी को चीरते हुए ताकामारो तामिया नाम का एक आदमी अपनी सीट से तेजी के साथ खड़ा होकर कैबिन के बीचों बीच आता है और अपनी कमर से एक लंबी तलवार निकाल लेता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून सवार था। जहां कुछ पैसेंजर्स ये देखकर डर गए तो वही कुछ को लगा कि शायद ये कोई सिरफिरा आदमी है। उन्होंने सोचा कि ये अकेला इंसान एक तलवार के दम पर इतने लोगों का भला क्या बिगाड़ लेगा और अगर जरूरत पड़ी तो वो लोग आसानी से उसे काबू कर लेंगे। लेकिन इससे पहले कि कोई अपनी सीट से हिलने की हिम्मत जुटा पाता, कैबिन के अलग अलग कोनों से एक एक करके 8 और लोग अपनी सीटों से खड़े हो जाते हैं। अब प्लेन के अंदर का मंजर पूरी तरह बदल चुका था। उन सभी के हाथों में घातक हथियार चमक रहे थे। किसी के पास पिस्टल थी, किसी के पास कुल्हाड़ी थी तो कुछ हमलावर अपने हाथों में पाइप बॉम्ब्स और हैंडगन्स लहरा रहे थे। ये देखकर पैसेंजर्स के होश उड़ जाते हैं और उनकी जान हलक में अटक जाती है। तभी विमान में एक भारी आवाज गूंजती है। यह आवाज 27 साल के उस ताकामारो तामिया की थी जो सबसे पहले तलवार लेकर खड़ा हुआ था और जो 9 लोगों में लीडर था। वो चिल्लाते हुए ये ऐलान करता है कि ये प्लेन अब हाईजैक हो चुका है और अगर किसी ने भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो इस प्लेन को बम से हवा में ही उड़ा दिया जाएगा। इतना सुनते ही पैसेंजर्स के बीच दहशत फैल जाती है। किसी की चीख निकल जाती है, कोई अपनी सीट से चिपक कर बैठ जाता है तो कोई बस सामने खड़े उन हथियारबंद लोगों को घूरता रह जाता है, जैसे उसे अब भी यकीन ना हो कि ये सब सच में हो रहा है। इस डर को और गहरा करने के लिए हाईजैकर्स भेड़ियों की तरह झपटते हुए मेल पैसेंजर्स को उनकी सीटों से कसकर रस्सियों से बांध देते हैं ताकि उनके प्लान में कोई रुकावट ना आए। अगले ही पल लीड हाईजैकर ताकामारो तामिया अपने साथियों के साथ धड़धड़ाते हुए सीधे कॉकपिट में घुस जाता है। हथियारों को देख कैप्टन शिंजी इशिदा के होश उड़ जाते हैं। बिना किसी वार्निंग के उनकी कनपट्टी पर पिस्तौल तान दी जाती है और उन्हें आदेश दिया जाता है कि इस विमान को तुरंत करीब 12,000 किलोमीटर दूर क्यूबा की तरफ मोड़ दिया जाए। इस तरह अब ये सिर्फ एक फ्लाइट नहीं रह गई थी, बल्कि ये एक चलती हुई कैद बन चुकी थी जिसमें 120 जिंदगियां दांव पर थी। लेकिन ये हाईजैकर्स कौन थे? वो प्लेन को हाईजैक कर क्यूबा क्यों ले जाना चाहते थे और क्या उनका ये खतरनाक प्लान सच में पूरा हो पाया? आइए जानते हैं रोमांच, ट्विस्ट और खतरों से भरी इस पूरी कहानी को, जो किसी हॉलीवुड सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। दरअसल हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इस प्लेन को हाईजैक करने वाले कोई ट्रेंड आतंकवादी नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे। उन 9 में से एक हाईजैकर तो महज 16 साल का हाई स्कूल स्टूडेंट था। इन्हीं में मोरियाकी वाकाबायाशी नाम का आदमी भी शामिल था जो उस समय के मशहूर जापानीज रॉक बैंड लेस रालीलेस डेनुडेस का बेस प्लेयर था। लेकिन आखिर ये स्टूडेंट्स इतने खतरनाक रास्ते पर क्यों उतर आए, ये समझने के लिए हमें उस दौर के जापान को समझना होगा।
दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 में एक्सिस पावर्स के हारने के बाद जापान को अलाइड पावर्स खासकर अमेरिका कंट्रोल करने लगा था और अमेरिका ने जापान में अपने सैन्य ठिकाने भी बना लिए थे। बदलते समय के साथ भी अमेरिका का जापान पर से कंट्रोल कम नहीं हुआ और इस वजह से 1960 और 1970 का दशक जापान के लिए भारी उथल-पुथल का समय साबित हुआ। जापान के लोगों के बीच अमेरिका के खिलाफ गुस्सा तेजी से बढ़ रहा था। लोगों को लग रहा था कि जापान की गवर्नमेंट अमेरिका की पपेट बन गई है और जापान में यूएस मिलिट्री बेसेस नहीं होने चाहिए। इस प्रोटेस्ट में सबसे आगे स्टूडेंट्स खड़े थे और पूरे जापान के यूनिवर्सिटी कैंपसेस जंग के मैदान बन चुके थे। इसी दौरान 1966 में एक मार्क्सिस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिस्ट लीग दोबारा एक्टिव हो चुका था और उसका सबसे ज्यादा रेडिकल ग्रुप कांसाई फैक्शन तेजी से उभरा। यही ग्रुप आगे चलकर खुद को रेड आर्मी फैक्शन कहने लगा और उसने वायलेंस का रास्ता पकड़ लिया। रेड आर्मी फैक्शन का मानना था कि जापान की गवर्नमेंट कैपिटलिस्ट और इंपीरियलिस्ट है और आम लोगों का एक्सप्लॉयटेशन कर रही है, इसलिए आर्म्ड रेवोल्यूशन के जरिए जापान को एक कम्युनिस्ट देश बनाना होगा। लेकिन उनका गोल सिर्फ जापान तक सीमित नहीं था, बल्कि ये लोग पूरी दुनिया में वर्ल्ड कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लाना चाहते थे। इसी सोच से इन्होंने इंटरनेशनल बेस थ्योरी बनाई, जिसके हिसाब से जापान के अंदर रेवोल्यूशन को कायम करने के लिए फॉरेन कंट्रीज में उनका स्ट्रॉन्ग बेस होना जरूरी था। इसी वजह से उन्होंने क्यूबा को चुना, जहां फिडेल कैस्ट्रो की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी और अमेरिका के खिलाफ खड़ी थी। रेड आर्मी फैक्शन का प्लान था क्यूबा जाकर मिलिट्री ट्रेनिंग लेना और फिर वापस आकर जापान में आर्म्ड स्ट्रगल शुरू करना। 1970 की शुरुआत में इस पूरे हाईजैकिंग प्लान का मास्टरमाइंड तकाया शियोमी था, लेकिन मिशन को अंजाम देने से ठीक पहले शियोमी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इसके बावजूद बाकी मेंबर्स पीछे नहीं हटे और उसी रेड आर्मी फैक्शन के इन 9 स्टूडेंट्स ने ताकामारो टामिया के नेतृत्व में 31 मार्च 1970 को इस फ्लाइट 351 को हाईजैक कर लिया। ये सिर्फ एक प्लेन हाईजैक नहीं था, बल्कि ये पूरी दुनिया को एक मैसेज था कि जापान की युवा अपनी आइडियोलॉजी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसे ही हाईजैकर्स प्लेन के कैप्टन शिंजी इशिदा को आदेश देते हैं कि वो प्लेन को क्यूबा के हवाना की ओर मोड़ दे, तो कॉकपिट में अचानक मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है। चूंकि हाईजैकर्स के हाथों में जानलेवा हथियार थे, इसलिए कैप्टन को अंदाजा था कि अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो विमान में मौजूद हर इंसान की जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन दिक्कत ये थी कि हाईजैकर्स एक ऐसी डिमांड कर रहे थे जिसे पूरा करना इम्पॉसिबल था। दरअसल ये एक बोइंग 727 एयरक्राफ्ट था, जिसे शॉर्ट टू मीडियम डिस्टेंस फ्लाइट्स के लिए डिजाइन किया गया था। टोक्यो से क्यूबा की दूरी करीब 12,000 किलोमीटर थी, जबकि एयरक्राफ्ट एक बार में मुश्किल से लगभग 4,720 किलोमीटर ही उड़ सकता था। साफ था कि उन कम्युनिस्ट स्टूडेंट्स को सिविल एविएशन की बेसिक लिमिट्स तक का अंदाजा नहीं था। जब कैप्टन इशिदा ये बात हाईजैकर्स को बताते हैं तो कुछ सेकंड्स के लिए वो शॉक्ड रह जाते हैं। उन्होंने ऐसा मोड एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब उन्हें जल्द से जल्द प्लान बी सोचना था। कुछ देर की बहस के बाद वो नया फैसला लेते हैं कि अब इस प्लेन को नॉर्थ कोरिया के प्योंगयांग ले जाया जाएगा। उन्होंने नॉर्थ कोरिया को दूसरे ऑप्शन के रूप में इसलिए चुना क्योंकि वो जापान के काफी करीब था और खुद को एंटी इंपीरियलिस्ट स्टेट मानता था। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया अमेरिका का खुला विरोधी भी है, इसलिए हाईजैकर्स को उम्मीद थी कि वहां उन्हें सेफ हेवन तो मिलेगा ही, साथ ही उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग भी मिल जाएगी और वो वापस जापान आकर अपने प्लान रेवोल्यूशन को अंजाम दे सकेंगे। लेकिन कैप्टन इशिदा किसी भी कीमत पर इस प्लेन को नॉर्थ कोरिया नहीं ले जाना चाहते थे। वो जानते थे कि नॉर्थ कोरिया के जापान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं हैं और दोनों देश एक दूसरे को दुश्मनी की नजरों से देखते हैं। इसलिए अगर एक बार विमान वहां पहुंच जाता तो पैसेंजर्स को वापस लाना काफी मुश्किल हो जाता। हालांकि विमान में उस वक्त इतना फ्यूल मौजूद था कि वो नॉर्थ कोरिया के प्योंगयांग पहुंच सके, लेकिन कैप्टन लीड हाईजैकर ताकामारो टामिया को ये झूठ कहते हैं कि प्लेन में नॉर्थ कोरिया तक जाने का फ्यूल नहीं है और प्लेन को रिफ्यूल कराने के लिए उसके ओरिजिनल डेस्टिनेशन फुकुओका में ही लैंड करना होगा। वो उन्हें यह भी लालच देते हैं कि अभी उनके पास नॉर्थ कोरिया के प्योंगयांग तक का मैप नहीं है और वो फुकुओका में उतरकर वहां का मैप भी ले सकते हैं। कुछ देर तक कॉकपिट में भारी सन्नाटा पसर जाता है। लीड हाईजैकर टामिया अपनी नंगी तलवार की धार को देखता है और फिर भारी मन से फुकुओका में लैंडिंग के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद प्लेन फुकुओका में लैंडिंग की तैयारी शुरू कर देता है और इसी दौरान कैप्टन इशिदा बड़ी चालाकी से एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सिग्नल भेज देते हैं कि विमान हाईजैक हो चुका है और हाईजैकर्स प्लेन को नॉर्थ कोरिया ले जाने के फिराक में है। सुबह करीब 9 बजे जैसे ही जापान एयरलाइंस फ्लाइट 351 के पहिए फुकुओका के इताजुके एयरपोर्ट को छूते हैं, जापानी एडमिनिस्ट्रेशन अपनी बिसात बिछाना शुरू कर देता है। शुरू में अथॉरिटीज हथियारों के दम पर हॉस्टेजेस को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाईजैकर्स धमकी देते हुए साफ कर देते हैं कि अगर कोई होशियारी की गई तो प्लेन को बम से उड़ा दिया जाएगा। इसके
इसके बाद जापान की अथॉरिटी डिप्लोमेसी से काम लेती है और हाईजैकर्स के आगे ये शर्त रखती है कि वो फ्यूल और मैप्स तभी देंगे जब हाईजैकर्स कुछ पैसेंजर्स को छोड़ देंगे। कई घंटों के नेगोशिएशन के बाद हाईजैकर्स दोपहर 1:35 पर 23 पैसेंजर्स को रिहा कर देते हैं, जिनमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग शामिल थे। इन 23 लोगों के लिए ये दोबारा जन्म लेने जैसा था, लेकिन विमान के अंदर अभी भी लगभग 100 जिंदगियां उन 9 दरिंदों और उनकी सनक के बीच फंसी हुई थी। इसके बाद प्लेन में और फ्यूल डाला जाता है और क्रू मेंबर्स को नॉर्थ कोरिया जाने का एक रूट मैप भी सौंपा जाता है। लेकिन ये कोई प्रोफेशनल नेविगेशन मैप नहीं था, बल्कि एक स्कूल स्टूडेंट के एटलस की फोटोकॉपी थी। यह बेहद मामूली और कच्चा नक्शा था, जिसमें कोरियन पेनिनसुला के बीच में एक लकीर खींची हुई थी और सिर्फ साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का नाम लिखा था। करीब 5 घंटे तक वही खड़े रहने के बाद जब जापान एयरलाइंस फ्लाइट 351 फुकुओका से कोरियन पेनिनसुला की ओर उड़ान भरती है, तो प्लेन के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। पैसेंजर्स की डर के मारे हालत खराब थी और उनकी सांसें अटकी हुई थी। वो खुद को नॉर्थ कोरिया में इमेजिन करके ही कांप रहे थे, क्योंकि दुश्मन देश में उनके साथ क्या होगा इसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। वहीं दूसरी ओर हाईजैकर्स के चेहरे पर एक अजीब सी जीत की मुस्कान थी। वो ये सोचकर जोश से भरे हुए थे कि उन्होंने जापानीज एडमिनिस्ट्रेशन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है और वो जल्द ही नॉर्थ कोरिया में होंगे। काफी देर तक आसमान में रहने के बाद प्लेन अब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की सरहद पर मौजूद डीमिलिटराइज्ड जोन के करीब पहुंच चुका था, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की दुश्मनी की वजह से इस इलाके का आसमान नो फ्लाई जोन रहता है, जहां किसी भी अनजान जहाज का दिखना सीधे मौत को दावत देने जैसा होता है। इसी टेंशन के बीच कैप्टन शिंजी इशिदा कांपती आवाज में प्योंगयांग एटीसी से लैंडिंग की परमिशन के लिए बार-बार कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। प्योंगयांग, दिस इज JAL 351, प्लीज रिस्पॉन्ड। लेकिन बार बार रेडियो से सिर्फ स्टैटिक नॉइस के अलावा कुछ नहीं आता। अब कॉकपिट के अंदर घबराहट बढ़ने लगती है। कैप्टन हाईजैकर्स को वार्न करते हैं कि अगर बिना परमिशन आगे बढ़े तो प्लेन को शॉट डाउन किया जा सकता है, लेकिन लीड हाईजैकर ताकामारो तामिया अपने फैसले पर अड़ा रहता है। उसकी तलवार अब भी पायलट्स की गर्दन पर टिकी थी, इसलिए उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। जैसे ही फ्लाइट 351 उस डेडली जोन में एंटर करती है, कुछ ही पलों बाद बादलों के बीच से अचानक 2 फाइटर जेट्स निकलते हैं और प्लेन पर फायरिंग शुरू हो जाती है। ये देखते ही कैबिन में अफरा तफरी मच जाती है और लोगों को लगता है कि ये नॉर्थ कोरियन जेट्स है जो बिना वार्निंग उन्हें गिरा देंगे। अब डर अपने चरम पर पहुंच चुका था, लेकिन तभी अचानक फायरिंग रुक जाती है और उसी पल रेडियो पर एक आवाज गूंजती है, दिस इज प्योंगयांग, प्लीज रिस्पॉन्ड। ये सुनते ही कॉकपिट में जैसे जान वापस आ जाती है। कैप्टन तेजी से अपनी पूरी सिचुएशन समझाते हैं और कुछ पल बाद प्योंगयांग एयरपोर्ट पर लैंडिंग की परमिशन मिल जाती है। ये मैसेज सुनते ही हाईजैकर्स के बीच खुशी की लहर दौड़ जाती है। जल्दी ही उन्हें एहसास होता है कि ये विमान नॉर्थ कोरिया के हैं और उन्हें गाइड करने के लिए आए हैं। वो एक दूसरे को जीत की बधाई देने लगते हैं। इसके बाद करीब 3:16 पर जब हाईजैक्ड प्लेन के पहिए जमीन को छूते हैं, तो बाहर का नजारा बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा हाईजैकर्स ने सोचा था। रनवे के चारों ओर नॉर्थ कोरियन फ्लैग्स लहरा रहे थे। वहां भारी संख्या में नॉर्थ कोरियन आर्मी की यूनिफॉर्म्स में सैनिक तैनात थे। बाहर एक बड़ा बैनर दिखाई दे रहा था जिस पर लिखा था वेलकम टू प्योंगयांग। कुछ महिलाएं नॉर्थ कोरिया की ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहने हुए फ्लावर्स लेकर उनके वेलकम के लिए खड़ी थी और कुछ बच्चे नॉर्थ कोरियन देशभक्ति के गीत गा रहे थे। इसके अलावा जैसा कि आमतौर पर नॉर्थ कोरिया जैसी क्लोज कंट्री में होता है, वहां रनवे पर ज्यादा फ्लाइट्स नजर नहीं आ रही थी। तभी लाउडस्पीकर पर एक अनाउंसमेंट गूंजती है। ये ग्रेट लीडर किम इल संग के नेतृत्व वाला डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, जो उन रेवोल्यूशनरीज का स्वागत करता है जो जापानीज इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये सुनकर हाईजैकर्स के चेहरे पर और भी गर्व आ जाता है। वो बेहद खुश थे कि उनके सपनों के देश में उनका स्वागत हीरोज की तरह किया जा रहा है। हाईजैकर्स के लिए ये उनकी क्रांति की सबसे बड़ी जीत थी। वो इतने ओवर एक्साइटेड थे कि वो तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर कूदना चाहते थे। कुछ ही देर में एक गाड़ी प्लेन के पास आती है और एक ऑफिसर बाहर निकलकर हाथ हिलाने लगता है। वो उनके स्वागत के लिए वहां पहुंचता है और हाईजैकर से कहता है कि वो अब पूरी तरह सुरक्षित ठिकाने पर है और आराम से नीचे आ सकते हैं। इधर विमान के पूरे कैबिन के भीतर एक डरावनी खामोशी पसरी हुई थी। पैसेंजर्स का ये सोचकर बुरा हाल था कि वो एक दुश्मन देश में पहुंच चुके हैं और पता नहीं उनके साथ वहां कैसा सुलूक किया जाएगा। इसके बाद लीड हाईजैकर तामिया अपनी नंगी तलवार हाथ में लिए दरवाजे से सीढ़ियों पर उतरने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर अचानक कुछ ऐसी चीजों पर पड़ती है जिन्होंने उसके माथे पर पसीनों की बूंदें ला दी। वहां रनवे के एक कोने में एक फ्यूल ट्रक खड़ा था जिस पर दुनिया की मशहूर तेल कंपनी शेल का
लोगो साफ चमक रहा था। तामिया ये देखते ही एक पल के लिए ठिठक जाता है। उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है कि एक कम्युनिस्ट देश में किसी वेस्टर्न कंपनी का इस तरह मौजूद होना लगभग नामुमकिन था। तामिया अब सतर्क आंखों से बारीकियों को खंगालना शुरू कर देता है। इस बीच उसे दूर एक हवाई जहाज खड़ा दिखाई देता है जिस पर नॉर्थ वेस्ट एयरलाइंस लिखा था, जो नॉर्थ कोरिया के एयरपोर्ट पर हो ही नहीं सकती थी। इसके बाद उसे एयरपोर्ट की बिल्डिंग के भीतर एक अफ्रीकन अमेरिकन सैनिक टहलते हुए दिखाई देता है। नॉर्थ कोरिया जैसी जगह पर अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी का मतलब सिर्फ एक ही था कि उन लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है और वो लोग नॉर्थ कोरिया में नहीं है। इसलिए वो गुस्से से भर जाता है और एयरपोर्ट पर मौजूद अधिकारियों से कहता है कि अगर ये नॉर्थ कोरिया है तो उसे वहां के सुप्रीम लीडर किम इल संग की एक बड़ी सी पोर्ट्रेट दिखाई जाए। जैसे ही उसने ये डिमांड की, वहां मौजूद अधिकारियों के हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि असल में नॉर्थ कोरिया था ही नहीं बल्कि ये तो साउथ कोरिया था। और इस प्लेन को जापान अथॉरिटीज, साउथ कोरियन एजेंसी और अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने बड़ी प्लानिंग के साथ हाईजैकर्स को बेवकूफ बनाकर यहाँ लैंड कराया था। दरअसल ये विमान जब फुकुओका में था, उसी वक्त जापान अथॉरिटीज और CIA ने ये प्लान तैयार किया था कि इस प्लेन को नॉर्थ कोरिया की जगह साउथ कोरिया उतारा जाएगा। इसलिए उन्होंने जानबूझकर पायलट्स को ऐसा मैप दिया था जिसमें नॉर्थ कोरिया के प्योंगयांग जाने के कोऑर्डिनेट्स नहीं थे, बल्कि उस नक्शे के साथ जापानीज अथॉरिटीज ने चुपके से कोने में एक सीक्रेट कोड लिख दिया था जिस पर मॉनिटर 1 to 1.5 MC लिखा हुआ था। सिविल एविएशन में 1 to 1.5 MC इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी होती है। उसके साथ अटैच्ड नोट में साउथ कोरिया के सोल में लैंडिंग के इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। कैप्टन शिंजी इशिदा अथॉरिटीज के इशारे को तुरंत समझ गए थे और उन्होंने तुरंत इस फ्रीक्वेंसी को सेट कर लिया था और पूरे रास्ते वो बस ड्रामा करते रहे जैसे वो सचमुच नॉर्थ कोरिया जा रहे हैं। इसके बाद बड़ी चालाकी से सोल के गिम्पो एयरपोर्ट और उसके आसपास सब जगहों को इस तरह से मॉडिफाई किया गया कि सब कुछ नॉर्थ कोरिया जैसा लगे। यहाँ तक कि जिन फाइटर जेट्स ने उस प्लेन पर फायर किया था वो भी साउथ कोरिया के ही जेट्स थे, जो नॉर्थ कोरिया जैसा डर दिखाकर इस ब्लफ को और भी ज्यादा ऑथेंटिसिटी दे रहे थे। लेकिन इतनी सारी तैयारी के बावजूद वो नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम इल संग की बड़ी पोर्ट्रेट रखना भूल गए थे। इसलिए जब तस्वीर को एयरपोर्ट पर लाने में काफी ज्यादा समय लगा, तब तक हाईजैकर्स का शक यकीन में बदलता जा रहा था। इस बीच एक हाईजैकर ने वहां खड़े एक सोल्जर से इंग्लिश में पूछा कि क्या ये सोल है, तो घबराहट और जल्दबाजी में उसके मुंह से यस निकल गया। यानी शक की अब कोई गुंजाइश नहीं बची थी। वो अब जान चुके थे कि वो अब साउथ कोरिया में हैं और जिस एयरपोर्ट को नॉर्थ कोरिया के प्योंगयांग की तरह सजाया गया है वो असल में सोल का गिम्पो एयरपोर्ट है। धोखा खाने के बाद गुस्से से तमतमाते हुए हाईजैकर्स का लीडर तामिया दहाड़ते हुए चिल्लाया, वापस जाओ, दरवाजा बंद करो, ये नॉर्थ कोरिया नहीं साउथ कोरिया है। प्लान को फेल होता देख साउथ कोरियन अथॉरिटीज ने अपना सिर पकड़ लिया। इतनी मेहनत और शानदार प्लानिंग महज एक तस्वीर की वजह से फेल हो गई। इसके बाद हाईजैकर्स फौरन अपने हथियार कैप्टन शिंजी इशिदा की तरफ तान देते हैं और प्लेन को तुरंत नॉर्थ कोरिया के लिए टेक ऑफ करने का आदेश देते हैं। लेकिन यहाँ एक नई दिक्कत सामने आ जाती है। दरअसल यहाँ लैंडिंग करते वक्त टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से विमान के इंजन बंद हो चुके थे और उन्हें दोबारा स्टार्ट करने के लिए ऑक्सिलरी स्टार्टर की जरूरत थी। लेकिन साउथ कोरियन गवर्नमेंट इसे देने से साफ इनकार कर देती है। साउथ कोरिया उन कम्युनिस्ट हाईजैकर्स को किसी भी हाल में जिंदा बाहर नहीं जाने देना चाहता था। दूसरी ओर जापान के लिए यह प्रेस्टीज का नहीं बल्कि अपने करीब 100 नागरिकों की जान बचाने का सवाल था। जापानी अधिकारियों को डर था कि अगर साउथ कोरियन सोल्जर्स ने कोई कदम उठाया तो एक भी मुसाफिर जिंदा नहीं बचेगा। इस खींचतान के बीच देखते ही देखते करीब 20 घंटे से भी ज्यादा का समय गुजर जाता है और इससे हाईजैकर्स का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। कैबिन के अंदर बैठे पैसेंजर्स की हालत अब बेकाबू होने लगी थी। मानसिक तनाव के साथ साथ भूख और प्यास ने उन्हें तोड़ दिया था। उनके हाथ पैर इतनी कसकर बांधे गए थे कि सुन्न पड़ चुके थे। ऊपर से हाईजैकर्स ने प्लेन की पूरी बिजली बंद करवा दी थी, जिससे AC ठप हो चुका था और अंदर घुटन इतनी बढ़ गई थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हाईजैकर्स के हथियारों का डर, पसीने से भीगे चेहरे, दम घुटने जैसे हालात और बाथरूम से उठती बदबू ने ऐसा मंजर बना दिया था कि हर गुजरता पल लोगों को मौत के और करीब ले जा रहा था। इधर बाहर डिप्लोमेटिक स्टेज पर भी डेडलॉक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। गिम्पो एयरपोर्ट पर जापान और साउथ कोरिया के टॉप ऑफिशियल्स आमने सामने थे। जापान की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के वाइस मिनिस्टर शिंजिरो यामामूरा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर टोमिसाबुरो हाशिमोतो और एम्बेसडर मासाहिदे कानेयामा मौजूद थे। वहीं साउथ कोरिया की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर जियोंग रे ह्योक, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बेक स्योन योप और होम मिनिस्टर पार्क योंग वॉन मोर्चा संभाले हुए थे। पूरी दुनिया
दुनिया की नजर अब वहां हो रही हर एक हलचल पर टिकी हुई थी। काफी घंटों के बाद भी जब बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची तो हाईजैकर्स ने लास्ट वार्निंग दे दी कि अगर तुरंत उड़ान भरने की इजाजत नहीं मिली तो वो इस प्लेन को बॉम्ब से उड़ा देंगे। मौत की सीधी धमकी ने जापानी सरकार को हिलाकर रख दिया। इसी नाजुक मोड़ पर जापान के मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के वाइस मिनिस्टर शिंजीरो यामामूरा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। उन्होंने खुद को एक सब्स्टिट्यूट हॉस्टेज के तौर पर पेश करने का प्रपोजल रखा और कहा कि अगर हाईजैकर्स सभी पैसेंजर्स को रिहा कर देते हैं तो वो खुद उनकी जगह हॉस्टेज बनकर उनके साथ नॉर्थ कोरिया जाने को तैयार है। ये एक बहुत बड़ा और खतरनाक दाव था जिस पर शुरू में आतंकियों को शक हुआ, लेकिन 50 से ज्यादा घंटों तक उस एयरपोर्ट पर फंसे रहने और कोई दूसरा रास्ता न दिखने की वजह से आखिरकार हाईजैकर्स इस सौदे के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद एक एक करके सभी पैसेंजर्स को प्लेन से उतारा जाता है और करीब 3 दिन तक मौत के साए में जीने के बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो कोई खुशी से रो रहा होता है, कोई गले लग रहा होता है और किसी की आंखों में अब भी वो खौफ साफ नजर आ रहा होता है जो उन्होंने अंदर झेला था। इसके बाद उन सभी पैसेंजर्स को एक स्पेशल DC-8 एयरक्राफ्ट के जरिए फुकुओका भेज दिया जाता है। इसके बाद 3 अप्रैल की शाम करीब 6 बजे हाईजैकिंग शुरू होने के पूरे 79 घंटों बाद ऑक्सिलरी स्टार्टर की मदद से प्लेन के इंजन्स दोबारा चालू किए जाते हैं और फ्लाइट 351 गिम्पो एयरपोर्ट से अपनी आखिरी उड़ान भरती है। इस बार विमान में कुल 13 लोग सवार थे, जिनमें 9 हाईजैकर्स, 3 क्रू मेंबर्स और अपनी जान की बाजी लगाने वाले वाइस मिनिस्टर शिंजीरो यामामूरा शामिल थे। करीब 1.25 घंटे के सफर के बाद आखिरकार शाम 7:20 पर यह विमान नॉर्थ कोरिया के मिरिम एयरपोर्ट पर लैंड करता है। हाईजैकर्स अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे, लेकिन यामामूरा और क्रू मेंबर्स के लिए असली परीक्षा अब नॉर्थ कोरिया की उस अनजान बंद दुनिया में शुरू होने वाली थी। विमान लैंड होने के बाद नॉर्थ कोरियन ऑफिशियल्स ने एक सख्त शर्त रखी कि सभी हाईजैकर्स को अपने हथियार विमान के भीतर ही छोड़कर निहत्थे बाहर आना होगा। जैसे ही आतंकियों ने अपने हथियार सरेंडर किए, एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जिन पिस्टल्स, पाइप बॉम्ब्स, तलवारों और हैंडगन से प्लेन को हाईजैक किया गया था वो नकली थे। उनके पास सिर्फ कुल्हाड़ी ही असली थी। यानी हाईजैकर्स ने नकली हथियारों और अपने कॉन्फिडेंस के दम पर इतिहास की सबसे बड़ी हाईजैकिंग्स में से एक को अंजाम दे दिया था। उन्हें कस्टडी में लेने के बाद जापान के वाइस मिनिस्टर शिंजीरो यामामूरा को उम्मीद थी कि नॉर्थ कोरिया उन्हें जेल में डालेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा नॉर्थ कोरिया ने उन्हें असाइलम दे दिया। वहीं दूसरी तरफ जापान के क्रू मेंबर्स और यामामूरा के साथ नॉर्थ कोरियन अथॉरिटीज का रवैया काफी सख्त रहा। लंबे इंटरनेशनल प्रेशर के बाद नॉर्थ कोरिया क्रू मेंबर्स और यामामूरा को वापस जापान भेजने के लिए तैयार हुआ और आखिरकार ये सभी लोग सुरक्षित जापान लौट आए। यामामूरा की बहादुरी ने उन्हें जापान में हीरो बना दिया और उनका पॉलिटिकल करियर नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। आगे चलकर वो जापान के मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज के साथ साथ मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे इंपॉर्टेंट पदों पर रहे। उनकी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन किस्मत ने साल 1992 में एक दर्दनाक मोड़ लिया और उनकी दूसरी बेटी, जो मेंटल इलनेस से जूझ रही थी, उसने चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी। उधर नॉर्थ कोरिया पहुंचने के बाद हाईजैकर्स को लगा था कि अब उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग मिलेगी और वो जापान लौटकर रेवोल्यूशन को अंजाम देंगे, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग थी। शुरुआत में उन्हें इंटरनेशनलिस्ट कॉमरेड्स कहकर सम्मान जरूर दिया गया, लेकिन धीरे धीरे उनकी क्रांति की आग ठंडी पड़ गई। उन्हें प्योंगयांग के पास एक खास जापानीज विलेज में बसाकर वही सीमित कर दिया गया, जहां वो नॉर्थ कोरिया के सख्त नियमों के बीच जिंदगी गुजारने लगे। कुछ ने वही अपनी पूरी जिंदगी काट दी, कुछ वहां से भागने में कामयाब हो गए, जबकि एक हाईजैकर ताकेशी ओकामोटो भागने की कोशिश में अपनी पत्नी समेत मारा गया। इनमें से कुछ लोगों ने बाद में अपनी गलती भी स्वीकार की। जापानीज रॉक बैंड लेस रालिजेस डेनुडेस के बेसिस्ट मोरियाकी वाकाबयाशी ने एक इंटरव्यू में माना कि उनका ये कदम सेल्फिश और चाइल्डिश था और वो क्रांति के जुनून में अंधे हो गए थे। ये पूरी घटना आज भी एविएशन हिस्ट्री की सबसे शॉकिंग हाईजैकिंग्स में गिनी जाती है, जहां नकली हथियारों और साइकोलॉजिकल प्रेशर के दम पर एक पूरी फ्लाइट को कंट्रोल कर लिया गया। इस पूरी घटना को 2025 की साउथ कोरियन फिल्म गुड न्यूज में भी दिखाया गया है।